नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा प्रशासकीय राज्य की अवधारणा। उम्मीद है पहले भी जो YouTube पर मैंने अपने वीडियो डाले हैं शायद आपको समझ में आया होगा। उसी कड़ी में आज जो अगला आपका सिलेबस का टॉपिक है फर्स्ट पेपर का, वह है प्रशासनिक राज्य की अवधारणा। आज उसी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। हालांकि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं प्रशासन प्रशासन प्रशासन, और प्रशासन का क्या इम्पोर्टेंस है वो आप सभी जानते हैं। तो जो हमारा प्रशासकीय राज्य है उस प्रशासन से ही संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि प्रशासन की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के जन्म से के पूर्व से ही इसकी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं और मृत्यु के पश्चात तक प्रशासन कार्य करता रहता है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर जब आदमी की डेथ हो ही गई, मृत्यु को जब प्राप्त हो गया, तो उसके बाद उसके लिए क्या करता है? लेकिन उसके बाद भी करता है, क्योंकि उसकी जो संपत्ति है वो जो पीछे छोड़ के जाता है उसका बंटवारा करने के लिए उसी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ही सारा कार्य किया जाता है। हमारे दादा परदादा की कब मृत्यु हुई होगी वो तिथियां हमको नहीं पता, लेकिन हमारे प्रशासन को पता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रशासन तो महत्वपूर्ण है ही है। तो लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रशासनिक राज्य की अवधारणा, अर्थात जहां पर प्रशासन अधिक महत्वपूर्ण है। हम वर्तमान में ये देखते हैं कि जो भी राज्य है अब वो नियामकीय कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अधिकतम समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, अधिकतम संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं, एक विकसित समाज का निर्माण करने के लिए प्रयासरत है। इसलिए उनकी भूमिका में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। और प्रशासन यदि कार्य ना करे, एक दिन भी कार्य अगर नहीं करता है, तो पूरा व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसीलिए जो फाइनर हैं, प्रशासनिक विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि कुशल प्रशासन जो है वो सरकार का एकमात्र अवलंब है, जिसकी अनुपस्थिति में राज्य शत-विशत हो जाएगा। अर्थात वही जो मैंने आपको भी बताया कि प्रशासन अगर एक दिन भी कार्य ना करे तो सारे अस्त व्यस्त हो जाती है, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और इसी कड़ी में डानहम ने भी कहा है कि यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो वो मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण ही होती है। अगर प्रशासन असफल रहता है तो हमारे सारे कार्य असफल हो जाएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और इस अवधारणा का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो ड्वाइट वाल्डो ने 1948 में किया। उन्होंने अपनी जो कृति है, जो एक पुस्तक की जो रचना की है, उसका नाम भी उन्होंने प्रशासकीय राज्य के नाम से है। और इसमें इन्होंने इस अवधारणा को परिभाषित तो नहीं किया, तथापि लेकिन फिर भी ये संकेत दिया है कि वर्तमान समय में जो प्रशासन है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और इसकी जब हम विशेषताओं के बारे में, जो आपके कोर्स में हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसकी प्रशासनिक राज्य की विशेषताओं के बारे में वर्णन करते हैं, वो भी विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से। तो इसमें पहला जो बिंदु है वो है विचारधारा से मुक्त। समाज का चाहे जो भी राज्य है, चाहे उसमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था हो, साम्यवादी हो, अधिनायक तंत्री हो, सैनिक प्रशासन हो,
चाहे जैसा भी हो, वहाँ देखा जाए तो वहाँ प्रशासन ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। वहाँ प्रशासन उपस्थित होता है, वो प्रशासनिक राज्य ही होते हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ही समस्त गतिविधियों का संचालन किया जाता है। दूसरा जो बिंदु है विशेषताओं में, दूसरा बिंदु इसका होता है कार्यपालिका की प्रमुख एवं प्रभावी भूमिका। आधुनिक समाज में हम यही देखते हैं कि जो भी सरकारों के कार्य हैं उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है, बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, और इस मुख्य कार्यपालिका में की शक्तियों में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती चली जा रही है। तो वृद्धि इसलिए भी हो रही है क्योंकि संपूर्ण प्रशासन तंत्र वास्तविक कार्यपालिका के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है। इस तरह से जो कार्यपालिका है उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशासनिक राज्य की एक अगली और प्रमुख विशेषता है नौकरशाही के वर्चस्व वाला राज्य। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे यहाँ प्रशासनिक तंत्र है वो अधिक प्रभावी है, क्योंकि जो राजनीतिक तंत्र है हम उसके लिए देखते हैं कि उनके लिए जो जनप्रतिनिधि जो सरकार चलाते हैं उनके लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक या तकनीकी या अन्य किसी प्रकार की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। और योग्यता का निर्धारण न होने के कारण उनमें बोलने में जितनी दक्षता होती है, कुशलता होती है, वाक चातुर्यता होती है, उसी के आधार पर चुने जाते हैं। जबकि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपने कार्य क्षेत्रों में अनुभवी होते हैं। तो आप अब समझ सकते हैं कि एक अनुभवी राजनीतिज्ञों का कितना गुलाम हो सकता है। वो कभी भी अधीनस्थता स्वीकार नहीं करना चाहता, चाहे नीतियाँ निर्मित करनी हो या कोई और कार्य हो, उसमें चूंकि इनके पास अनुभव होता है, इसलिए जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि भी होते हैं वो भी इन्हीं के कथनानुसार, इन्हीं के परामर्शानुसार कार्य करने के लिए विवश होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो नौकरशाही है उसका हमारे समाज में वर्चस्व है। अगला जैसे FM मार्क्स की शब्दावली में अगर हम देखें तो उन्होंने इसे गैरिजन स्टेट का नाम दिया है। उनका कहना है कि राज्य स्वयं एक किले के समान है जिसमें नौकरशाही एक सेना के रूप में है जो स्वयं बाहरी प्रभाव को अपने में नहीं आने देती। ऐसे राज्य में नौकरशाही अपने ऊपर किसी का अस्तित्व नहीं मानते। ये अपने आप को अधिक विद्वान, समझदार, अनुभवी सब कुछ मानते हैं। ऐसी स्थिति में ये किसी और की विचारधारा को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो अपने निर्णयों को ही अधिक महत्व देते हैं। अगली विशेषता जो बताई जाती है वो संरचनात्मक विशिष्टीकरण से संबंधित है। जो प्रशासकीय राज्य हैं उनमें संरचनात्मक विशिष्टीकरण पाया जाता है। सरकार न केवल कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में संगठित होती है बल्कि प्रशासनिक क्रिया भी नीति निर्माण, निर्देशन, समन्वय, निष्पादन में विभाजित की जाती हैं। इसी प्रकार आवश्यकता जैसी होती है उसी के अनुसार सरकार के कार्यों को भी केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कि सभी अपने अपने क्षेत्रों के कार्य को संपन्न करते हैं और पूर्ण रूप से राज्य के विकास में अपना योगदान देते हैं। प्रशासकीय राज्य की एक और महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो है कार्मिकों की संख्या में वृद्धि। अगर हम कर्मचारियों की संख्या के बारे में अध्ययन करें, सर्वे करें, तो हमें ज्ञात होगा, इसके डेटा देखने से हमें ये जानकारी मिलती है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था कितने कर्मचारी थे और वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या कितनी बढ़ गई है। तो इन कर्मचारियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो गई है। और दूसरा जो इसकी विशेषता है प्रशासनिक राज्य की वो है सकारात्मक भूमिका वाला राज्य है ये। इसमें जनता के लिए अधिकतम संभव कल्याणकारी कार्य संपन्न किए जाते हैं। और अन्य जैसे हस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा को हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा तो आपको ये पता चला होगा कि हस्तक्षेपवादी राज्य तो ये कहता है कि स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपने आप अपना काम कर लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते।
सुख शांति की स्थापना तो राज्य कर सकता है, लेकिन उसके अलावा ऐसा पर्यावरण उपलब्ध करवाना, जनता के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना जिससे कि अपना विकास कर सके, वो इस प्रशासकीय राज्य में ही संभव होता है। और उसी के द्वारा ये व्यवस्थाएं की जाती हैं कि एक व्यक्ति अपना किस प्रकार से अधिकतम संभव विकास कर सकता है। तो ये तो प्रशासकीय राज्य की विशेषताएं थी। अब इसके दूसरे जो बिंदु जो आप लोगों के एग्जाम में आता है वो प्रशासकीय राज्य के गुण हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इसके गुणों में कि जो प्रशासकीय राज्य होते हैं वो नियमों पर और कानूनों पर अधिक बल देते हैं और नियमों के आधार पर ही वो प्रशासन को संचालित करते हैं। दूसरा गुण ये होता है कि ये अपने जो भी विशेषज्ञ होते हैं इन्हें अपने कार्यक्षेत्र के अनुभवी होते हैं, इसलिए उन अनुभवों के कारण ये विशेषज्ञ रूप में अपने समस्त जो कार्य हैं उनको संपन्न करते हैं। और अगला गुण ये बताया जाता है कि प्रशासकीय राज्य की जो अवधारणा है उसमें कार्यपालिका के नेतृत्व का उदय हुआ है। अब जिसे कि जनता देखती है, जैसे वर्तमान में हम वास्तविक अपने कार्यपालिका प्रधानमंत्री की तरफ ही देखते हैं और ये देखते हैं कि ये हमें किस ओर ले जाएंगे। अगर हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अगला गुण इसके कार्यपालिका के नेतृत्व से संबंधित है। वर्तमान में जैसा कि हम देखते हैं कि कार्यपालिका के तरफ ही नेतृत्व की तरफ ही जनता देखती है। यदि कार्यपालिका के द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं तो उसका श्रेय मिलता है, और अच्छे कार्य नहीं किए गए, जनता को अगर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा तो वो उसका दोष भी उन्हीं को देते हैं। तो इसलिए जो कार्यपालिका है वो भी प्रशासन की तरफ देखती है कि प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य हैं उसको कुशलतापूर्वक संपन्न किए जाएं जिससे कि जनता को अधिकतम संभव सुविधाएं मिल सके। तो ये हमने देखा कि क्या इसके गुण हैं प्रशासनिक राज्य के। अब हम दोषों के ऊपर आते हैं। इससे पहला दोष हम बता सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल होता है। अर्थात हमारे यहाँ लोकतंत्र है और जो प्रशासन है वो जनता की सेवा के लिए है, और प्रशासन में जो लोग कार्य करते हैं, जो उच्च अधिकारी, उनको प्रशासक कहा जाता है। लेकिन वो अपने आप को किसी की अधीनस्थता स्वीकार नहीं करते, वो लोकतंत्र के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। वो अपने आप को मालिक समझते हैं, अपने आप को सक्षम, अपने आप को श्रेष्ठ सब समझते हैं। तो इस तरह से उनकी ये भावनाएं होती हैं। और दूसरा जो कहा जाता है कि जनसाधारण की जो मांगे होती है उसकी भी उपेक्षा करते रहते हैं। उनका ये होता है कि हम जो करते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम जानते हैं कि जनता के लिए अच्छा क्या है, इसलिए हम उसको संपन्न कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो बताई जाती है कि लाल फीताशाही, कि ये नियमों और कानूनों पर इतना अधिक ध्यान देते हैं, इतना अधिक जोर देते हैं कि जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो भी कई बार डगमगा सा जाता है, वो वास्तविक रूप में उनकी क्रियान्विति नहीं हो पाती है। और ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इनको शक्ति से, सत्ता से बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है। वो अपनी सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं करना चाहते, अपने अधीनस्थों में विभाजित नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर विभाजित कर देते हैं तो उनकी पूंछ कम हो जाती है। तो उन्हें शक्ति का प्रेम होता है। ये भी एक दोष है प्रशासकीय राज्य का। और ये अपना साम्राज्य की रचना करते रहते हैं कि जिस तरह से उनकी अधिक पूंछ हो सके। और दूसरा इनका एक ये भी व्यवहार होता है प्रशासनिक अधिकारियों का कि ये कार्य तो ये करते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व जो है तो राजनीतिक जो विभाग अध्यक्ष होते हैं उनका उत्तरदायित्व होता है, इसलिए अपने उत्तरदायित्व से बचते रहते हैं। कार्य सब ये करते हैं लेकिन उसका उत्तरदायित्व जो है राजनीतिक स्तर के मंत्रियों, विभाग अध्यक्षों को मिलता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कुछ कमियां भी हैं, दोष भी हैं इस प्रशासकीय राज्य के, तो इन दोषों को दूर किया जाना चाहिए। और इनको दोषों को दूर करने के लिए ये कहा जा सकता है कि जो उच्च अधिकारी हैं, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिस्टर्स या जो विभागाध्यक्ष राजनीतिक स्तर द्वारा चयनित किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, वो सामान्यतः लिखे पढ़े और उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो, उसी क्षेत्र का विभाग उनको सौंपा जाना चाहिए। दूसरा ये है कि जो नगर पालिका स्थानीय स्तर के जिनको कि अधिकतम नीतियों क्रियान्वयन करना होता है, उन्हें भी शक्तियों का, सत्ता का प्रत्यायोजन अधिकतम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिकतम मात्रा में नीतियों क्रियान्वयन वास्तविक रूप में उन स्थानीय स्तरों के द्वारा ही किया जा सकता है।
और अगला हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि प्रशासकीय राज्य में जो प्रत्यायोजित विधान की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कम से कम किया जाए, जिससे कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा अधिकतम नीतियों का निर्धारण किया जा सके, विधि का निर्धारण किया जा सके। लोकपाल को वास्तविक रूप में नियुक्त करते हुए सत्ता संपन्न बनाया जाना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि लोग, एक आम नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं, समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, अपना निरंकुश व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ उस अदालत में जाया जा सके और उनके खिलाफ याचिका दायर करके और न्याय प्राप्त किया जा सके। और ये भी हम कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र को भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से प्रशासकीय राज्य एक बहुत अच्छा राज्य होते हुए भी कुछ दोष हैं, उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये जो प्रशासकीय राज्य की अवधारणा वाला राज्य था, ये समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।